एक हमारे देश के जवान हैं जो जनगण के लिए अपना बलिदान देते हैं। एक हमारे देश के वो नेता हैं जो जनगण का अपमान करते हैं। आज खबरदार में सबसे पहले हम आपको वो दो तस्वीरें दिखाएंगे जो देश को गुस्सा दिलाने वाली तस्वीरें हैं। एक तरफ देश के जवान सीमा पर जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के अंदर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के हाथ से फोन तक नहीं छूटता, और वो भी तब राष्ट्रगान बज रहा था। आज जम्मू कश्मीर में सेना दो जगहों पर आतंकवादियों से लड़ रही थी। दोनों जगहों पर देश के जवानों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया। देश की रक्षा में एक जवान ने अपनी जान भी दे दी। एक ये हैं जो देश के लिए जान देते हैं, एक वो हैं जो फोन के लिए जान देते हैं। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब राष्ट्रगान बजता है तो फारूक अब्दुल्ला के हाथ से फोन नहीं छूटता। ये कैसे नेता हैं जिन्हें देश और राष्ट्रगान से ज्यादा फोन से प्यार है? अब हम आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रगान का अपमान किया। आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। फारूक अब्दुल्ला भी खड़े हुए, लेकिन वो फोन पर ही बात करते रहे। फारूक अब्दुल्ला जैसे बुजुर्ग नेता से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि वो देश के जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। और जब वो ही इस तरह से देश के राष्ट्रगान के प्रति असम्मान दिखाएंगे तो किस तरह का संदेश जाएगा? फारूक अब्दुल्ला को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि वो उस कश्मीर से हैं जिसकी रक्षा के लिए देश के जवान अपनी जान पर खेल रहे हैं। आज ही कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादियों के साथ देश के जवान जान हथेली पर रखकर लड़ रहे थे। एक एनकाउंटर एलओसी के पास कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में हुआ, तो दूसरा एनकाउंटर बारामूला जिले में हुआ। बारामूला के तांगमार्ग इलाके में एक घर में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सेना ने पुलिस ने 7 घंटे के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के 2 जवान इस एनकाउंटर में घायल हो गए। फारूक अब्दुल्ला को 36 वर्ष के हवलदार हंगपन दादा के बारे में पता होना चाहिए, जिन्होंने आज कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। 13,000 फीट पर हवलदार हंगपन दादा आखिरी सांस तक 4 आतंकवादियों से लड़ते रहे। ये आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करके आ रहे थे। चारों आतंकवादियों को देश के बहादुर बेटे हंगपन दादा ने मार गिराया, लेकिन आतंकवादियों से इस लड़ाई में हंगपन दादा भी शहीद हो गए। हंगपन दादा की 10 वर्ष की बेटी और 6 वर्ष का एक बेटा है। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले इस बहादुर बेटे के कर्ज को देश कभी चुका नहीं पाएगा। अगर देश कुछ कर सकता है तो यही कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कम से कम राष्ट्रगान का सम्मान तो करें। खबरदार में अब हम पाकिस्तान से आई एक हिंदू लड़की के आंसुओं का विश्लेषण करेंगे। ये 17 वर्ष की एक लड़की का दर्द है, जिसे पाकिस्तानी हिंदू होने की सजा भारत में भी मिल रही है। पाकिस्तान में अत्याचारों से पीड़ित इस लड़की का परिवार 2 वर्ष पहले भारत आया था। उम्मीद थी कि भारत में उनकी जिंदगी और उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, लेकिन आज ये परिवार उनकी 17 वर्ष की लड़की रो रही है, क्योंकि इस लड़की का सबसे बड़ा सपना टूट रहा है। उसे नहीं पता था कि पाकिस्तानी हिंदू होने का दर्द उसे भारत में भी सहना पड़ेगा। आज हम इस भावुक खबर का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा खबरदार में आज हम आपको चीन में बच्चों की पहाड़ तोड़ पढ़ाई की स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। चीन की तरक्की के चमचमाते रास्तों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन आज हम चीन की इस चमक के बीच फैले अंधेरे को आपको दिखाएंगे, जहां बच्चे के लिए स्कूल जाना मतलब सच में पहाड़ चढ़ना होता है। चीन के गांव के बच्चे किस तरह से पहाड़ों के रास्ते 30 मील दूर स्कूल पहुंचते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं उस पाकिस्तानी हिंदू परिवार का दर्द और उस परिवार की 17 वर्ष की बेटी के बहते हुए आंसू, जिसने भारत में आकर डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन सिस्टम के पत्थरों से टकराकर उसका सपना
टूट रहा है। अब मैं क्या डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूं, अपना ये कैरियर छोड़ दूं एकदम से, जो मैं 2 साल से इसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मैं आकाश की कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रही थी, वहाँ पे एकदम से मैं वो सारी कोचिंग अपनी छोड़ दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। बच्चे कहीं के भी हों, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। 17 वर्ष की मशल माहेश्वरी पाकिस्तानी हिंदू है। पाकिस्तान में हिंदू होने की मुसीबतों को सहा तो भविष्य के लिए भारत दिखा, लेकिन पाकिस्तानी होने की सजा आज मशल के सपनों को मिल रही है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन नियम कहते हैं कि वो भारत में पढ़ाई नहीं कर सकती। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फॉरेनर्स हैं और AIPMT में जो कंडीशंस थी वो इंडियंस के लिए थी और OCI के लिए थी, तो हम लोग तो दोनों कैटेगरीज में नहीं आते। फॉरेनर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स अगर एडमिशन लेते हैं तो वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना पड़ता है, जहाँ पे डोनेशन 1 करोड़ रुपीज़ तक जाता है, तो वहाँ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूँ? मशल का परिवार 2 वर्ष पहले पाकिस्तान से भागकर भारत आया था। किसी तरह से परिवार ने मशल का एडमिशन जयपुर में करवाया। मशल CBSE के 12वीं के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आई। मशल का बचपन से सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन सिस्टम ने सपनों पर कुल्हाड़ी चला दी है। जी, मैं काफ़ी टाइम से ऐसा होता है कि मैं ब्रेक हो जाती हूँ पूरी तरह से। एक होता है पॉइंट जब मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है उस वक्त। अभी भी इमोशनल होने के लिए अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेडिकल में ही मेरा कैरियर हो, क्योंकि मुझे बचपन से ही इसी फील्ड से बहुत लगाव है। मेरे मम्मी पापा दोनों इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसी फील्ड में मैं भी कुछ करूँ। सिस्टम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी नागरिकों को दाखिले का कोटा नहीं होता। मशल और उनके परिवार को इंतजार था कि शायद सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों के लिए कुछ राहत के कदम उठाएगी। PM और हेल्थ मिनिस्टर को कई ईमेल किए, अब तो फॉर्म की ड्यू डेट भी आ चुकी है। सब कुछ बिखर रहा है। मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जो किया जाए वो जल्दी किया जाए। मेरा इन दोनों कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बस, मैं कैरियर माइंडेड हूँ। मेरा जो है डॉक्टर बनने का सपना वो पूरा किया जाए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ड्यू डेट्स आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ नहीं अप्लाई कर सकती तो मैं वहाँ भी अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, जिसकी वजह से मेरा साल वेस्ट हो जाएगा और मैं 1 साल और वेस्ट करना नहीं चाहती। इसकी वजह से जो भी किया जाए विदिन 2 to 3 मंथ्स किया जाए। सोचिए उस माता पिता पर क्या बीतती होगी जिसकी बच्ची की आंखें आंसुओं से भरी हैं, जिसका चेहरा उदास रहता है क्योंकि उसके सपने टूट रहे हैं। मशल के माता पिता कैमरे के सामने तो आए, लेकिन डर ये भी है कि उनका चेहरा दिखेगा तो कहीं पाकिस्तान में मौजूद उनके रिश्तेदारों पर कोई खतरा न बन जाए। पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया तो परिवार को भारत भागना पड़ा, लेकिन मुसीबतें न देश देखती हैं न सरहद। बेसिक आईडीज़ ना होने के बावजूद जो हम कितना, आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम है, वो सब हमें फेस करनी पड़ती हैं। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हम नहीं ले सकते, पेन कार्ड, राशन कार्ड, इवन गैस सिलेंडर की भी जो है वो आईडीज़ नहीं हैं, तो वो पेन कार्ड ना होने के कारण हम बाय ट्रेन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, और कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण जो है कोई कन्वेंस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। मशल के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। वो पाकिस्तान के हैदराबाद के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में रोज रोज के अत्याचारों के बाद एक दिन मशल के पिता को किडनैप कर लिया गया। पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भारत भागा। सोचा बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, लेकिन जिंदगी के संघर्ष वहां भी थे और यहाँ भी हैं। मेडिकल में जो है फॉरेनर के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप जो है वो करें, आप प्राइवेट कॉलेज में 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो है उनकी डोनेशंस हैं, और उसके बाद हम तो वहाँ से तो हैंड टू माउथ आए हैं, कुछ 3 कपड़ों में आए हैं, इतनी इमरजेंसी में आए हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो यहाँ पे 6 महीने तो मैं पैदल चल के, मेरे पास तो बस का किराया भी नहीं था। वो कहते हैं आप MCI दिखाएं, आप जो है वो पाकिस्तानी डिग्री को हम नहीं मानते हैं। मशल के माता पिता का एक ही सपना है कि मशल का सपना किसी तरह से पूरा हो जाए। मशल का इस तरह से उदास रहना और रोना माता पिता देख नहीं पाते।
वहाँ की एजुकेशन यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद इसने दिन रात, इसका एक ही जो ड्रीम था कि इसको डॉक्टर बनना है, लेकिन अब सडनली उसको ये चीज़ उसको अपने डूबती नज़र आ रही है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, तो वो कितनी डिप्रेस हो जाती है। मैं घर में एंटर होती हूँ, उसका फेस देखती हूँ, ये रोना शुरू कर देती है और मुझे भी बहुत दुख होता है। मशल का परिवार आज दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला है। गृह मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि मशल के मामले में सिस्टम पूरी मदद करेगा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कितने पाकिस्तानी हिंदू परिवार होंगे, ऐसे कितनी मशल होंगी जिनके सपनों पर ग्रहण लग रहा है। पाकिस्तान के अत्याचारों से जान बचाकर आए ऐसे परिवारों की मदद अगर भारत का सिस्टम नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पाकिस्तान में हिंदू होना किस तरह से गुनाह है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। इन परिवारों के लिए पहले तो सबसे मुश्किल होता है पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर निकलना। वो किसी तरह पाकिस्तान से भागकर भारत आ जाते हैं, लेकिन मुसीबतें इनका पीछा भारत में भी नहीं छोड़ती, क्योंकि नियम और कानून यहाँ पर आड़े आ जाते हैं। अनुमान के अनुसार इस वक्त भारत में करीब 2 लाख हिंदू और सिख शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं। पाकिस्तानी संसद में दिए एक आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान से हर वर्ष भारत में करीब 5,000 हिंदुओं का पलायन होता है। भारत में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों की 400 से ज़्यादा बस्तियां हैं। पाकिस्तानी हिंदू परिवारों की बस्तियां दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, रायपुर, राजकोट और अहमदाबाद जैसे शहरों में हैं। वर्ष 2014-15 में नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 4,300 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी है। इसके अलावा वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में 19,000, राजस्थान में 11,000, गुजरात में 4,000 शरणार्थियों को लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया गया। पाकिस्तान से ये हिंदू परिवार इस उम्मीद से आए थे कि भारत में उनकी ज़िंदगी कुछ तो सुधर जाएगी, लेकिन यहाँ मुसीबतें कम नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी हिंदुओं की समस्याओं को देखते हुए कई तरह की रियायतें और सुविधाएं दी थीं। इनमें लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए सुरक्षा जांच और ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। सरकार ने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव दिया था जिसके अनुसार लंबी अवधि के वीज़ा पर जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वो बिना किसी अड़चन के बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, खुद का रोजगार चलाने के लिए वो ज़मीन खरीद सकते हैं, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो जिस राज्य में हैं वहाँ कहीं भी जाने का अधिकार मिलेगा। नागरिकता के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये ही होगी। वीज़ा न बढ़ने की स्थिति में लगने वाली पेनल्टी से भी छूट होगी। लेकिन ये प्रस्ताव अभी तक शरणार्थियों के लिए सच में नहीं बदल पाए हैं। सही मायनों में इन परिवारों की मुसीबतों को कम करने के लिए सिस्टम को मिलकर काम करना होगा। हिंदू, सिख, ईसाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं। खासतौर पर हिंदुओं पर अत्याचार के किस्सों से पिछले 6 दशकों के इतिहास के पन्ने काले हैं। आइए हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। 1951 में पाकिस्तान की पहली जनगणना में हिंदू आबादी 22% थी, जो 1998 में घटकर सिर्फ 1.6% ही रह गई। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अनुसार इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख हिंदू हैं, जिनमें ज़्यादातर सिंध प्रांत में रहते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के अनुसार वर्ष 1965 से अब तक करीब 1,25,000 हिंदू पाकिस्तान से पलायन कर चुके हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अनुसार हिंदू आबादी पर सबसे बड़े अत्याचार जबरन धर्म परिवर्तन, बलात्कार और जबरन शादी है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुसार पाकिस्तान में हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। पाकिस्तान में 68 वर्ष बाद हिंदू मैरिज एक्ट को संसदीय समिति ने मंजूरी दी है, जिसके बाद हिंदुओं की शादियों को अब कानूनी मान्यता मिलेगी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अनुसार आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे, जिनमें से अब सिर्फ 26 मंदिर ही बचे हैं। पाकिस्तान की संस्था
नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के 2005 के अध्ययन में यह बताया गया कि पाकिस्तान की स्कूली किताबों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाली बातें पढ़ाई जाती हैं। पिछले 68 सालों में इस साल पहली बार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू आबादी के लिए होली की सरकारी छुट्टी दी गई थी। पाकिस्तान में सिविल सर्विस में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रमोशन एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। पाकिस्तान की सेना में गैर मुस्लिम को कर्नल या फिर उससे ऊपर की रैंक का अफसर नहीं बनाया जाता है। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो और खबरें और विश्लेषण। लेकिन हजारों मील ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल जाते बच्चों की खबर, उसका विश्लेषण भी। बने रहिए, देखते रहिए आज। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में पढ़ाई बहुत काम आती है, लेकिन कई बार पढ़ाई करना भी पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल हो जाता है। इस बात को चीन के उन बच्चों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा जो स्कूल जाने के लिए 800 मीटर ऊंचे पहाड़ पर टूटी फूटी सीढ़ियों के सहारे चढ़ते और उतरते हैं। ये तस्वीरें चीन के तरक्की वाले चमचमाते रास्ते पर गड्ढों की तरह हैं, जहां एक गांव ऐसा भी है जहां छोटे छोटे बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। देखिए चीन में कैसे बच्चे खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। चीन का क्लिफ गांव 2624 फीट की ऊंचाई पर बसा है। गांव से स्कूल की दूरी सड़क के रास्ते करीब 30 मील है, इसलिए गांव के बच्चे इस तरह पहाड़ पर चढ़कर स्कूल से घर वापस आते हैं और फिर पहाड़ से उतरकर स्कूल जाते हैं। आप खुद सोचिए ये कितना खतरनाक काम है। भले ही इस पहाड़ पर चढ़ना उतरना बच्चों का खेल नहीं हो सकता, लेकिन चीन के ये बच्चे इस बात को गलत साबित कर रहे हैं, वो भी आज से नहीं बल्कि कई दशकों से। क्या आप इस पहाड़ पर चढ़ने का जोखिम उठाना पसंद करेंगे? आप भले पसंद करें या ना करें, लेकिन चीन के ये बच्चे इस पहाड़ पर चढ़ने का जोखिम उठाते हैं, ना चाहते हुए भी। इतने खतरनाक डगर पर चल के चीन के ये छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल से घर का सफर तय करते हैं। ये बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि इतना बड़ा जोखिम उठाएं, लेकिन चीन की झाओजू काउंटी की पहाड़ियों में बने क्लिफ गांव के इन बच्चों के लिए स्कूल आना जाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसे चीन के इस गांव के बच्चे इन सीढ़ियों से उतरकर स्कूल जाते हैं और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर अपने घर वापस आते हैं। सीढ़ियां भी इतनी डरावनी कि अच्छा खासा इंसान भी इन सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन 5 से 15 साल के ये बच्चे बीच में ब्रेक लेकर पूरा पहाड़ चढ़ते हैं। जो छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स उन्हें पीठ पर बिठाकर स्कूल लाते और ले जाते हैं। इस पहाड़ पर चढ़कर स्कूल तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगता है और इन 2 घंटे में ये बच्चे हर पल जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहते हैं। It makes my legs shiver. I dare not look down when I was climbing upstairs just now because I felt so frightened. पहाड़ तोड़ सफर पूरा करके चीन के ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर 15-20 दिनों तक स्कूल में ही रहते हैं, क्योंकि रोजाना 800 मीटर ऊंचा पहाड़ चढ़ना और उतरना बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है। बरसात और बर्फबारी के वक्त इन बच्चों का स्कूल जाना नामुमकिन हो जाता है। इसकी वजह से चीन के इस गांव में रहने वाले 72 परिवारों में कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पहाड़ चढ़कर पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 200 साल पुराने इस गांव में एक स्कूल तक का ना होना चीन की चकाचौंध तरक्की पर ऐसा धब्बा है जिसकी बोझ इस गांव के बच्चे ना जाने कितने वक्त से अपने कंधों पर उठाए इस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ और उतर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पढ़ाई के लिए पहाड़ की चढ़ाई करके स्कूल जाते बच्चों की यह खबर चीन की सच्चाई है। वैसे इस मामले में भारत के हालात भी चीन जैसे ही हैं या शायद चीन से भी खराब हैं।
चीन की तरह भारत में भी कई बच्चों की कोई कमी नहीं है जिन्हें जान हथेली पर रखकर स्कूल जाना पड़ता है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शायद आपने पहले भी देखी होंगी। गुजरात के उदयपुर जिले में आज भी 16 आदिवासी गांवों के करीब 125 बच्चे रोज इसी तरह नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाते हैं। इन बच्चों की हिम्मत भी चीन के उन बच्चों की हिम्मत से कम नहीं है जो स्कूल आने जाने के लिए पहाड़ उतरते चढ़ते हैं। आपको ये भी बता दें कि गुजरात के ये बच्चे नदी पार करके उतावली गांव के जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उस स्कूल का 10वीं का रिजल्ट राज्य में सबसे ज़्यादा खराब रहा है। स्कूल के 358 बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी थी जिनमें से सिर्फ 69 ही पास हो पाए हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तैरकर नदी पार करके स्कूल जाने वाले 10वीं के 7 छात्रों में से 4 छात्र पास हो पाए हैं। भारत हो या चीन हो या दुनिया का कोई और देश, जिस भी देश के बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतने जोखिम उठाने पड़े उस देश के लिए ये बड़े शर्म की बात है। 71 साल पहले जिस जमीन पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर लाखों जिंदगियों को खत्म कर डाला था, आज उसी जमीन पर पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के कदम पड़े। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे और इसी के साथ वो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु अटैक के बाद यहां आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। बराक ओबामा के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे। बराक ओबामा ने हिरोशिमा में बने पीस मेमोरियल पार्क का दौरा किया और 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यहां आने के बाद बराक ओबामा ने गेस्ट बुक में लिखा, शांति फैलाइए और परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाइए। हम आपको बता दें कि हिरोशिमा दौरे से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किए गए परमाणु हमले के लिए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले का अफसोस क्यों नहीं है। अमेरिका का मानना है कि उसने जापान पर परमाणु हमला करके अपने लाखों नागरिकों की जानें बचाई और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही था। अमेरिका का तर्क है कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध की जंग को जारी रखता और इससे दोनों ही देशों के और भी ज्यादा नागरिक मारे जाते। लेकिन साल 1946 में अमेरिकी सरकार की खुद की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर अमेरिका परमाणु हमला न भी करता तो सिर्फ हवाई हमलों से भी जापान को आत्मसमर्पण कराया जा सकता था। वैसे भी अगर अमेरिका को जापान को आत्मसमर्पण कराना ही था तो उसे बम सैन्य ठिकानों या किसी बाहरी इलाकों में गिराए जाने चाहिए थे, न कि आम नागरिकों के ऊपर। हमें लगता है कि अगर अमेरिका अपना अड़ियल रवैया छोड़कर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले पर माफ़ी मांग लेता तो शायद इस हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाती। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। वैसे जब गलती का एहसास ही न हो तो माफ़ी मांगना कोई मायने भी नहीं रखता। अमेरिका को भले ही अपनी गलती पर पछतावा ना हो, लेकिन वो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराकर लाखों लोगों को मारने का गुनहगार था, गुनहगार है और हमेशा रहेगा। अमेरिका भूल सकता है लेकिन जापान नहीं भूल सकता कि कैसे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अमेरिका ने लगभग 2.25 लाख लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया था। अमेरिका ने जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था तब आसमान में 20,000 फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठा था। हिरोशिमा नागासाकी प्रोजेक्ट पर 1,30,000 लोगों ने काम किया था और प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इन दोनों शहरों में आज भी उस परमाणु बम के रेडिएशन के कारण अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हिरोशिमा दौरे ने जापान के जख्म हरे तो जरूर कर दिए होंगे। जापान की आंखों में उस मंजर की तस्वीरें तैरने लगी होंगी जब अमेरिका के परमाणु बम लिटिल बॉय ने हिरोशिमा का 90% हिस्सा 1 सेकंड में जलाकर राख कर दिया था। और फिर 3 दिन बाद
नागासाकी पर फैट मैन नाम का एक परमाणु बम गिराकर निर्दोष जापानियों को मार डाला गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम में यूरेनियम विस्फोटक की मात्रा एक पेपर क्लिप जितनी भारी यानी सिर्फ 7 ग्राम थी। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए परमाणु बम तैयार करने पर उस वक्त $2 बिलियन खर्च किए थे। आपको शायद ही पता हो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 17 वैज्ञानिकों को हमले से पहले और बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जापान के सीने पर अमेरिका के गिराए परमाणु बम की आग आज भी जापान के सीने में जल रही है। हिरोशिमा में जापान ने साल 1964 में फ्लेम ऑफ पीस जलाई, जो तब तक जलती रहेगी जब तक धरती से परमाणु बम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले में जिंदा बच गए लोगों को जापान में हीबा काशु कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है बच गए पीड़ित। नागासाकी परमाणु हमले में बचे 48,000 लोग और हिरोशिमा में 83,000 लोग आज भी जिंदा हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले पर शर्मिंदगी का एहसास न करके अपने छोटे दिल का परिचय दिया है। अमेरिका जैसे ताकतवर और बड़े देश को ऐसा करना शोभा नहीं देता। अगर अमेरिका अपने 71 साल पुराने गुनाह पर आज माफी मांग भी लेता तो कोई उसका क्या बिगाड़ लेता, बल्कि इससे दुनिया में उसकी छवि ही सुधरती। लेकिन शायद अमेरिका के दिमाग में कुछ और ही चलता है। आज तक ब्यूरो। आज मौका था अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले पर शर्मिंदगी का एहसास न करके अपने छोटे दिल का ही परिचय दिया है। अगर वो माफ़ी मांग लेता तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन उसकी छवि सुधरती, अच्छी होती और ताकतवर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वो और ज़्यादा सम्माननीय होता। लेकिन ऐसा ओबामा ने नहीं किया। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। जब ज्वालामुखी फूटता है तो कैसा दिखता है, आप बिल्कुल कल्पना मत कीजिए। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं इटली के द्वीप सिसिली पर माउंट एटना ज्वालामुखी की, जिनमें से लावे की लपटें उठ रही हैं। रात के वक्त ली गई इन तस्वीरों में एटना ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और राख आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक जा रहे हैं। एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पिछले 2 साल में कई बार फूट चुका है। बुधवार को एक बार फिर से इस ज्वालामुखी ने उग्र रूप ले लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।